Hello everyone, welcome to Reverse Study Group. So guys, today we are going to deal with the current affairs of 6 to 8 October 2023 means 6 से 8 अक्टूबर की करंट अफेयर्स हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ये है मेरा नाम, ये है मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इन शॉर्ट ये है मेरा इंट्रोडक्शन। इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप की लिंक मैं लास्ट में प्रोवाइड की हूँ लेक्चर के, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन करके पीडीएफ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। Who has won the Nobel Prize for 2023 Peace? मीन्स पीस नोबेल प्राइज 2023 का ये किसको मिला है? आपके ऑप्शंस हैं नरगिस मोहम्मदी, कैटलिन कारिको, ड्रू विजमैन या फिर पियरे अगोस्टिनी। तो दोस्तों, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या फिर अगर न्यूज़पेपर पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सारी चीज़ें, पीआईबी, सारी चीज़ें के थ्रू आपको करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ। लेकिन अगर आपने सुना भी होगा तो आपको पता होगा या फिर अब पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नरगिस मोहम्मदी। इनको इस साल का नोबेल प्राइज फॉर पीस मिला है और ये है अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, इनके नाम से ही नोबेल प्राइज दिया जाता है और ये 6 फील्ड में दिया जाता है। और कौन कौन सी है? तो वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक साइंसेस। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ लेते हैं नोबेल प्राइज के बारे में थोड़ी डिटेलिंग, जिससे कि क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वो ये है, it is given on the name of Alfred Nobel, as I have told you earlier only, to the personalities for their contribution to mankind during the preceding year. Okay, तो मतलब जो पर्सनैलिटीज, जो लोग ह्यूमन काइंड के लिए काम करते हैं, उनकी बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके वर्क को लेके उनको अवार्ड दिया जाता है। इट वॉज फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1901। ये पहली बार 1901 में दिया गया था, तो ये आपको याद होना चाहिए ईयर। ठीक है, नोबेल प्राइज लॉरेट रिसीव्स अ ग्रीन गोल्ड मेडल, अ डिप्लोमा एंड अ मॉनेटरी अवार्ड। ठीक है, इट इज गिवन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक साइंसेस, एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड ओनली विद डायग्राम। Peace Prize is awarded by Norwegian Nobel Committee at Oslo, नॉर्वे। तो दोस्तों, जिस तरह अभी मैंने आपको दिखाया कि ये 6 फील्ड होती हैं, ठीक है, लेकिन जो ये पीस प्राइज है, नोबेल प्राइज का मतलब जो ये पीस वाला सेक्शन है, ये नॉर्वे में दिया जाता है। और बाकी ये जो 5 हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक साइंसेस एंड लिटरेचर, ये स्वीडन में दिया जाता है, स्टॉकहोम में। ठीक है, और कौन देता है? स्वीडिश एकेडमी एट स्टॉकहोम। और नॉर्वे में पीस प्राइज कौन देता है? नॉर्वे नोबेल कमिटी। ठीक है, इट इज नॉट गिवन पोस्थुमसली, मीन्स अगर किसी की मृत्यु हो चुकी है तो उसको ये अवार्ड नहीं दिया जाता है। ठीक है, मतलब मृत्यु के बाद ये अवार्ड नहीं दिया जाता है किसी भी इंसान को। इट इज नॉट गिवन पोस्थुमसली, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हम कंफ्यूज कर जाते हैं और ये पूछा भी जा चुका है। इनफैक्ट यूपीएससी में ये पूछा गया है कि इज इट गिवन पोस्थुमसली? इट इज नॉट गिवन पोस्थुमसली। ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर वुड हैव बीन ऑप्शन दिस, इट इज नॉट गिवन पोस्थुमसली। Which state government is going to set up first public sector Karma Park at Bekal Fort? केरला, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरला। ठीक है, ये है बेकल फोर्ट, ये जो आप इमेज देख रहे हैं। ये फोर्ट कहाँ पे है? तो ये है केरला में। ठीक है, यहीं पे एक बॉम्बे मूवी बनाई गई थी मनी रत्नम जी द्वारा। वहाँ का एक गाना है, मीन्स द हिंदू में लिखा है वो गाना, लेकिन वो मलयाली लैंग्वेज वाला है। मे बी वो हिंदी वर्जन में है तू ही रे। ठीक है, तो ये सॉन्ग यहीं पे ये पिक्चराइज किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है केरला। और केरला के सीएम कौन है? तो वो है पिनरई विजयन। केरला की ही लकी बिल ऐप जो है वो इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित हुआ और इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल साबित हुआ कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट कर लिया कि बाकी स्टेट में भी इस ऐप को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और केरला के तिरुवनंतपुरम में यहाँ का फर्स्ट एआई स्कूल बनाया गया है। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Who will inaugurate International Research Conference on From Research Impact Towards Just and Resilient Agri-Food Systems? और आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करेंगी। और इस टाइम हमारे प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 15th नंबर की प्रेसिडेंट है। ये नंबर बहुत पूछा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर का कौन सा नंबर है, प्रेसिडेंट का स्पेशली पूछा जाता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको दोनों का नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, और प्रेसिडेंट से रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। जिस तरह आर्टिकल 54 ये डील करता है इलेक्शन से। किसके इलेक्शन से? प्रेसिडेंट के। आर्टिकल 60 ये किससे डील करता है? ओथ, प्रेसिडेंट की ओथ से। ठीक है, जहां पे भी ये ओ दिखे या जीरो दिखे दैट मीन्स इट डील्स विद द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, 61 ये किससे डील करता है? प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट से। ठीक है, और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको होस्ट कौन करेगा? तो इसको होस्ट किया जाएगा GIAR के द्वारा, मीन्स जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इनके द्वारा ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाएगी। और ये क्यों किया जाएगा? ये इंश्योर करने के लिए कि जो विमेन हैं वो अपने लीडरशिप रोल्स को, ठीक है, वो अपने लीडरशिप रोल्स को जान सकें और एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम में उसको ट्रांसफॉर्म करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। ठीक है, मतलब जो फूड और एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म करने में फीमेल का बहुत बड़ा रोल हो और वो अपने इस रोल को पहचान सके, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। Where is Millet's FPO exhibition organized for CAPFs at BSF camp? आपके ऑप्शन है राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली या फिर हरियाणा। तो दोस्तों इसमें मैं आपको अब टाइम दूंगी, क्योंकि आप भी जरा सोच के बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इनफैक्ट बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए 5 सेकंड का टाइम है, आप सोच के बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, दिल्ली के छावला में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ? छावला, CHAWALA में। ठीक है, यहाँ इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट इस न्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? मिलेट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हुई है कि जो मिलेट्स है उनकी इंपॉर्टेंस को बताया गया है, मतलब कि हमें मिलेट्स खाना चाहिए, वो कैसे हमारे हेल्थ को बेनिफिट करेगा, ये सारी चीजें इस एग्जीबिशन के थ्रू समझाई गई हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, 2023 को डिक्लेयर किया है FAO एंड यूनाइटेड नेशंस ने एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि विच ईयर हैज बीन सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट 2023, दैट इज द करंट ईयर। ओके, and the proposal was placed by the government of India. Now next question is, what is going to be established by Archaeological Survey of India that will let people take a piece of history with them? और आपके ऑप्शंस हैं एंशियंट प्रोडक्ट शॉप्स, एक्सपेरिमेंटल एंशियंट एंटिक शॉप्स, एक्सपेरिमेंटल गिफ्ट शॉप्स या फिर ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल गिफ्ट शॉप्स। ठीक है, ये जो है उसको ASI द्वारा बनाया जाएगा। और ऐसा क्यों किया जाएगा? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इंडियन कल्चरल क्राफ्ट्स, जिस तरह आपको पता है कि हमारा जो कल्चर है, कल्चरल क्राफ्ट है, इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा रिच है। ठीक है, बट अभी उस लेवल पे उसको रिकॉग्निशन नहीं मिली है, उसको उस लेवल पे प्रमोट नहीं किया गया है कि पूरे वर्ल्ड में उसको रिकॉग्निशन मिले, उसका प्रमोशन हो। तो इसका जो है एक्सपेरिमेंटल गिफ्ट शॉप, इसको इस्टेब्लिश करने का मेन एम ही यही है कि जो कल्चरल क्राफ्ट्स हैं उनको और ज़्यादा रिकॉग्निशन मिले और लोगों का इंटरेस्ट भी
हमारे जो क्राफ्ट है उसकी साइड टिल्ट हो, लोग उसको और समझे, हमारे क्राफ्ट के बारे में और समझे, उसको और इंटरेस्ट लें, उसको आगे और बढ़ाने में। ठीक है, ये तो इससे रिलेटेड न्यूज रही। लेकिन हमारे लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और कौन सा है फॉर यूपीएससी स्पेशली एंड यूपीपीएससी, क्या है वो है व्हाट इज एएसआई। ठीक है, इसके बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। ASI, first of all, its full form is Archaeological Survey of India, and it comes under the Ministry of Culture. Very, very important. One of the most asked question of UPSC, under which ministry ASI comes. So it's under Ministry of Culture. It is an agency of the Indian government which is responsible for archaeological research and the conservation and preservation of cultural heritage of the nation. मीन्स इसका क्या है, ये क्या करता है कि हमारी कंट्री के मतलब अपनी कंट्री का जो कल्चरल हेरिटेज है उसको ये कंजर्व करना और प्रिजर्व करना प्लस मेंटेन करना। ठीक है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एएसआई। रोल्स परफॉर्म्ड टू एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट द आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं, जिस तरह आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि लोग जो हैं पहाड़ों पे सपोज जा रहे हैं, ठीक है, उनको रॉक मिल गया तो वहीं पे उसको ब्रश से उसको साफ करते हैं, फिर उसको लैब में ले आते हैं, उसकी डेटिंग देखते हैं कि ये कितने साल पुराना है। तो ये सब कौन करता है, तो ये करते हैं एएसआई के ऑफिसर्स। ठीक है, टू कैरी आउट सर्वेज ऑफ द रिमेन्स ऑफ एंटिक्स फाउंड। हाँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मरीन इकोसिस्टम है वहां पे भी बहुत सी ऐसी चीजें मिलती हैं, मतलब मैं हर एक जगह की बात कर रही हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मरीन का। तो वहां पे पता चल जाता है कि अभी भले ही वो जो एनिमल है वो अभी वो जीवित नहीं है, कहीं नहीं पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन 2000 साल पहले वो जीवित था, वो लिविंग था। आज भले वो एक्सटिंक्ट है बट 2000 पहले वो लिविंग बीइंग था। वो कैसे पता चलता है, क्योंकि उस पर सर्वे किया जाता है, उसकी एज पता की जाती है, सारी चीजें। ठीक है, और कौन करता है, एएसआई। टू मेंटेन द प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, जो भी मॉन्यूमेंट्स है उनको ये प्रोटेक्ट करता है। इट रेगुलेट्स ऑल आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज थ्रू द प्रोविजंस ऑफ Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958। ठीक है, ये जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जो भी आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, वो ये कैसे रेगुलेट करता है, कौन से एक्ट के थ्रू, तो वो ये एक्ट है। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू एएसआई रेगुलेट करता है। इसको फॉर्म कब किया गया था, सो इट वाज फाउंडेड इन 1861, मीन्स प्री इंडिपेंडेंस। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस टाइम से ये चला आ रहा है। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि एएसआई जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको बनाया गया है या फिर प्री इंडिपेंडेंस है ये, तो आपको पता होना चाहिए कि बिफोर इंडिपेंडेंस ही इसको बनाया गया था इन द ईयर 1861। Alexander Cunningham was its first director general. Okay, it was made by also Alexander Cunningham and he was its first director general। तो अगर ये देखें तो हिस्ट्री, एनवायरमेंट और कल्चर तीनों के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है एएसआई। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हिस्ट्री और एनवायरमेंट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एएसआई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिजिटल ट्विन सेंटर फॉर इमर्जिंग ऑटोमोटिव सिस्टम्स इज अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बिटवीन ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट इराई, एंड आपके ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर या फिर आईआईटी दिल्ली। तो दोस्तों आपको मैं 2 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, आप जरा सोच के बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बस गेस करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आईआईटी दिल्ली। ठीक है, आईआईटी दिल्ली और आईआरएआई इन दोनों ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ऑन डिजिटल ट्विन सेंटर फॉर इमर्जिंग ऑटोमोटिव सिस्टम्स। ठीक है, और आईआरएआई इन शॉर्ट आईआरएआई है, ये क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, so it is not constitutional body, not a statutory body, it is an autonomous body under Ministry of Heavy Industries।
हु विल इनॉग्रेट आदि महोत्सव? अर्जुन मुंडा जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, द्रौपदी मुर्मू जी। सी अगर आदि महोत्सव है दैट मीन्स कि शेड्यूल ट्राइब की बात हो रही है, तो आपको ये देख के कहीं ना कहीं एक आंसर क्लिक कर गया होगा कि हु इज आर मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली वही इसको इनॉग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर भी है ऑप्शन ए, अर्जुन मुंडा जी। ठीक है, और ये कहाँ पे होगा या हो रहा है इनफैक्ट, तो इसको 7 अक्टूबर को ये आदि महोत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा। और कहाँ सेलिब्रेट किया जाएगा? जमशेदपुर, झारखंड में। इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? तो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है ट्रिफेट। कौन कर रहा है? ट्रिफेट। ट्रिफेट का फुल फॉर्म क्या है? तो ट्रिफेट का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्रिफेट का फुल फॉर्म है, जो कि ऑर्गेनाइज कर रहा है आदि महोत्सव। हु हैज वन द स्पिनोजा अवार्ड? और आपके ऑप्शंस हैं सुधा मूर्ति, संयोक्ता बजाज, जोईता गुप्ता, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जोईता गुप्ता। ये एक इंडियन ओरिजिन विमेन है, इनको ये अवार्ड दिया गया है स्पिनोजा अवार्ड। कहाँ? डच में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज बीन री इलेक्टेड एट AIBD-GC प्रेसिडेंट फॉर द थर्ड सक्सेसिव टर्म? चाइना, रशिया, इंडिया, इंडोनेशिया। तो आप इसका सोच के बताइए आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा प्लीज। आपको मैं 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। कोई भी आंसर आप मार्क करो, जरूरी नहीं है कि आपको आता हो, लेकिन अगर आप मार्क करोगे, थोड़ा एक्टिव रहोगे, फिर आपको करंट अफेयर्स ना बोर नहीं करेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आप बस सुन रहे हो, आपको तो कोई एक्टिविटी ही नहीं करनी है। नहीं, आपको एक्टिविटी करनी है, आपको भी एक्टिव रहना है। ठीक है, तो आपको और इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये मैं अभी करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ, फिर अभी मैं आपको AIBD के भी बारे में पढ़ाऊंगी, जो कि हमारा स्टैटिक पार्ट होगा, इसलिए कह रही हूँ। तो दोस्तों आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। 5 सेकंड है, मैं अब काउंट भी कर रही हूं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया जो है उसको फिर से री इलेक्ट किया गया है AIBD में फॉर द थर्ड सक्सेसिव टर्म। ठीक है, एंड नाउ व्हाट इज AIBD? So first of all, its full form is Asia Pacific Institute for Broadcasting Development. It was established in the year 1977 under the auspices of UNESCO. It is a unique regional intergovernmental organization servicing countries of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific in the field of electronic मीडिया डेवलपमेंट। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डेवलपमेंट के लिए जो भी कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन के मेंबर्स हैं, उनको ये हेल्प करता है। ठीक है, इट हैज 92 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम 44 कंट्रीज। मीन्स 44 कंट्रीज से 92 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ऐसा नहीं कि 92 मेंबर्स हैं, 92 मेंबर्स मीन्स 92 कंट्रीज, बट हो सकता है एक ही कंट्री से 2 या 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके मेंबर्स हैं। इसलिए 44 कंट्रीज से टोटल कितने ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके मेंबर्स हैं? तो वो है 92। कितने? 92। ठीक है, Yak Churpi of which state has recently got GI tag? नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका। तो दोस्तों ये है याक चुर्की जो आप इमेज में देख रहे हैं। ये एक स्वीट डिश होती है, कभी ये फिंगर टाइप होती है तो कभी क्यूबिकल फॉर्म में होती है। तो ये कहाँ की है स्वीट डिश जिसको कि GI टैग मिला है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश की ये स्वीट डिश है। और रिसेंटली अभी जम्मू एंड कश्मीर की पश्मीना क्राफ्ट को भी
किसको? पश्मीना क्राफ्ट। ठीक है, पश्मीना क्राफ्ट को भी जीआई टैग मिला है। हु हैज वन द बाल साहित्य अवार्ड इन मलयालम लैंग्वेज? और आपके ऑप्शंस हैं एम टी वासुदेवन नायर, एम मुकुंदन, प्रिया एएस या फिर शशि थरूर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एनी एग्जाम, बाल साहित्य अवार्ड एंड स्पेशली लैंग्वेज ऑल्सो। समटाइम्स दे आस्क ऑथर्स नेम, अवार्ड, लैंग्वेज। ठीक है, कि कौन सी लैंग्वेज में ऑथर को अवार्ड मिला है, तो वो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिया एएस। ठीक है, प्रिया एएस को बाल साहित्य अवार्ड मिला है, मलयालम लैंग्वेज में इन्होंने अपनी नॉवेल लिखी है। उस नॉवेल का नाम क्या है? वो ये है पेरुमा झाइते कुंजी थलुकल। ठीक है, ये मलयालम लैंग्वेज में इन्होंने लिखी है। किसने लिखी है? प्रिया एएस ने। Who has inaugurated Ayurvedic hospital in Majuli, Assam? श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी या फिर श्री जितेंद्र सिंह जी या फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो है वो मजूली आइलैंड जो कि असम में है वहां पे इनॉग्रेट किया है। ये देखिए ये है मजूली आइलैंड। ठीक है, ये एक आइलैंड है और 2016 में ये इंडिया का फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया। मतलब इस आइलैंड को एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। कौन से ईयर में? 2016 में। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इट्स मजूली फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इट्स एन आइलैंड। नाउ आफ्टर 2016 इट्स आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। ठीक है, ये एक आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है और इंडिया का ये फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 360 degree appraisal mechanism is an initiative of Ministry of Finance, Ministry of Social Justice and Empowerment, Indian Navy, Ministry of Civil Aviation। तो दोस्तों आपको इसमें मैं टाइम देती हूँ 5 सेकंड का, आप या सोच के बताइए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। थोड़ा आप भी एक्टिव रहिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी पता है, आंसर नहीं भी पता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम आपके ऐसे ब्रेन स्टॉर्मिंग तो होगी कि यार मुझे आंसर देना है, कुछ भी आंसर आए मन में, लेकिन अगर आप सोचेंगे दैट मीन्स कि यू आर एक्टिव इन योर माइंड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 360 डिग्री अप्रेजल मैकेनिज्म ये किसका इनिशिएटिव है? ये है इंडियन नेवी का। ठीक है, और ये क्यों है? ये इसलिए कि टू प्रमोट पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ देयर मेन एंड वीमेन। मतलब कि जो भी उनका स्टाफ है, ऑफिसर्स हैं, मेन और वीमेन सारे इंक्लूडेड, उनके पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव इंडियन नेवी ने स्टार्ट किया है। Who has chaired the 24th meeting of Central Zonal Council in नरेंद्र नगर, उत्तराखंड? आपके ऑप्शंस हैं पुष्कर सिंह धामी जी, भूपेंद्र यादव जी, निर्मला सीतारमन जी या फिर अमित शाह जी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप सोच के बताइए क्या होगा। 5 सेकंड दे रही हूं मैं, सोचिए क्या होगा, मार्क करिए कमेंट बॉक्स में। इनफैक्ट कमेंट करके बताइए क्योंकि ब्रेन के साथ साथ फिंगर्स की भी तो एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, सोचिए, वो है ऑप्शन डी, अमित शाह जी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है अमित शाह जी। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो 24th मीटिंग है सेंट्रल जोनल काउंसिल की, पहली बार तो ये कि कहाँ हुई है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये उत्तराखंड में हुई है और इसको चेयर किसने किया? उसको चेयर किया हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। ठीक है, उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वेदर इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एनीथिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल जोनल काउंसिल इज स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में सेंट्रल जोनल काउंसिल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि कौन से
स्टेट में है तो इट्स उत्तराखंड, और दूसरा ये कि वेदर इट्स स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल, सो इट्स एन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, इंडिया में टोटल 5 जोनल काउंसिल्स हैं, ठीक है, जिनको कि बनाया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के तहत। कौन से एक्ट के तहत? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। और 5 जोनल काउंसिल कौन कौन से हैं तो मैं आपको बताती हूँ। सपोज ये देखो आप, ठीक है, ये मैं ऐसे मार्क कर रही हूँ, ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड दिस इज सेंटर। ठीक है, तो इससे अब ये हो गई जोनल काउंसिल भी ऐसे ही, नदर्न जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, सदर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल एंड सेंट्रल जोनल काउंसिल। ठीक है, उसके अलावा एक और भी है हमारी जोनल काउंसिल, वो है नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल। ठीक है, कौन सी है? नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल। तो अगर हम देखें तो क्या हो गया, 5+1, 5+1। ठीक है, देखिए ये जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसलिए मैं इतना डिटेल में आपको समझा रही हूँ ताकि आपके माइंड में ये फीड हो जाए पूरा। ठीक है, और ऊपर से इसके थ्रू बता रही हूँ, मतलब लाइन डायग्राम के थ्रू, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आपको ना याद ही करने की जरूरत नहीं होगी, बस आप मतलब ऐसे ही मार्क करेंगे, लाइंस को डायरेक्शन मार्क करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितने काउंसिल हैं। और हाँ, सेंट्रल जोनल काउंसिल की बात हो रही है तो इसमें कितने स्टेट्स हैं, कितने स्टेट को मिला के मतलब ये जोनल काउंसिल बनाई गई है सेंट्रल जोनल काउंसिल, तो वो है उत्तराखंड जहां पे ये हो रही है, दूसरा है उत्तर प्रदेश, फिर है मध्य प्रदेश और एक है छत्तीसगढ़। तो टोटल कितने स्टेट हो गए? टोटल 4 स्टेट्स एंड दे आर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ फॉर सेंट्रल जोनल काउंसिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country has emerged among the world's top 5 health manufacturers? आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, नेपाल। देखिए आपको ऑप्शन जो है उसको देख के समझ में आ जा रहा होगा कि कौन इसमें इन्वॉल्व होने लायक है, कौन इसमें ऐड होने लायक है ना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया। ठीक है, इंडिया जो है वर्ल्ड के टॉप 5 हेल्थ मैन्युफैक्चरर्स में आ चुकी है, उसको इमर्ज हो चुकी है उसमें। चलिए दोस्तों, अब हम करंट अफेयर्स को फैक्ट्स के भी थ्रू पढ़ लेते हैं। पीएम टू इनॉग्रेट 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट P20 इन न्यू दिल्ली ऑन 13th October। मीन्स नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो 13th अक्टूबर को 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट को इनॉग्रेट करेंगे। और इसकी खासियत क्या है वो आपको मैं बता देती हूँ कि along with the 20 members of G20, 10 other countries plus international organizations will also participate in this P20 event। ठीक है, मीन्स कि जो 20 मेंबर्स हैं उनके अलावा 10 अदर कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। और इसका की हाईलाइट क्या है वो मैं बता देती हूँ कि पैन अफ्रीकन, कौन? पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं वो फर्स्ट टाइम इस इवेंट को अटेंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष इनॉग्रेट्स द कॉन्फ्रेंस ऑन होम्योपैथी इन कोलकाता। ठीक है, और हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष इस टाइम है कौन? तो वो है मंद्र भाई मुंजापारा। कौन है? मंद्र भाई मुंजापारा जी। ठीक है, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस जो है होम्योपैथ पे वो क्यों रखी गई है, ताकि होम्योपैथ को और प्रमोट किया जा सके और उसको प्राइमरी चॉइस बनाया जा सके। क्या बनाया जा सके? प्राइमरी, C1 और ये डिग्री, डेट मीन्स प्राइमरी। ठीक है, या फिर आप बोलो तो प्राइमरी पूरा PRIMARY, ये स्पेलिंग भी आप लिख सकते हो, बट प्राइमरी सेकेंडरी मैं इसी फॉर्म में लिखती हूँ क्योंकि साइंस स्टूडेंट्स को पता होगा कि इस वे में हम लिखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्वार्टरनरी। तो उसी तरीके से कि जो होम्योपैथ है उसको प्राइमरी चॉइस बनाया जा सके इंडिया में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए, मींस सिटीजन्स के लिए,
क्योंकि आपको पता है कि अभी भी 80% जो पॉपुलेशन है, 80 to 90% इनफैक्ट, वो अगर कोई भी ट्रीटमेंट उनको करवाना होता है, वो बीमार होते हैं, तो वो एलोपैथ डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि एलोपैथ जो है वो कितना ज्यादा साइड इफेक्ट भी कर जाती है, कभी कभी हमारे ऑर्गन्स भी फेल हो जाते हैं। और होम्योपैथ जो है उसके जस्ट कॉन्ट्रास्ट में है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका मेन एम है इस कॉन्फ्रेंस का कि होम्योपैथ को और प्रमोट किया जा सके, और जो पेशेंट्स अपने ट्रीटमेंट के लिए दूसरे सोर्स ऑफ मेडिकल को जाते हैं उनको होम्योपैथ की साइड डाइवर्ट किया जा सके, ताकि होम्योपैथ को प्राइमरी चॉइस बनाया जा सके ट्रीटमेंट के लिए। अब हमारा नेक्स्ट है, वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8th October एंड वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 6th October। सी, मैंने दोनों को एक साथ ही पढ़ाया क्योंकि ये दोनों जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत क्वेश्चन आता है, जिस तरह हिंदी दिवस से आता है, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से आता है, एनवायरमेंट डे से आ जाता है। मतलब ये सारे डेज जो हैं, ओजोन डे, ऐसे डेज हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसी में ये दोनों डेज भी इंक्लूडेड हैं। वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे जो कि 8th October को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसमें होता क्या है, तो डिसऑर्डर अफेक्ट्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू रीड एंड राइट प्रॉपरली। एंड नेक्स्ट इज वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 6th October। Cable Television Networks Act 1995 has been decriminalized by Ministry of Information and Broadcasting। ठीक है, देखिए ये वन लाइन ऑफ फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। यूनियन मिनिस्टर श्री अमित शाह inaugurates third two-day anti-terror conference organized by the National Investigation Agency in New Delhi। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु हैज इनॉग्रेटेड एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस, तो योर आंसर मस्ट बी श्री अमित शाह जी या फिर यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है। क्योंकि टेररिज्म का आपने देखा कि इंडिया में कितना ज्यादा इफेक्ट होता है, इंडिया बहुत ही ज्यादा सफर करती है टेररिस्ट अटैक से, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ठीक है। सागर परिक्रमा फेज 9 टू बी लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर श्री परषोत्तम रुपाला इन तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, ठीक है। जिसका आपको पता है कि इंडिया का जो ये कोस्टल एरियाज है, ठीक है, यहाँ पे जो भी फिशरमैन होते हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके इश्यूज होते हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए सागर परिक्रमा जो है ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। इनफैक्ट ये स्कीम है एक जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। इंडिया एंड यूएई हैव साइंड एग्रीमेंट फॉर रुपे डोमेस्टिक कार्ड स्कीम। कौन सी कंट्री ने इंडिया के साथ रुपे डोमेस्टिक कार्ड स्कीम जो है वो साइन किया है, तो वो है यूएई। 11th मीटिंग ऑफ इंडिया यूएई हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स वाज हेल्ड एट अबू धाबी, ठीक है। देखिए ये जो है ना, ये सारे वन लाइनर हैं, ठीक है। ऐसे जो स्टेट पीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ऐसे ही पूछे जाते हैं कि कौन से कंट्रीज के बीच में 11th मीटिंग जो है हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स की हेल्ड हुई है, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया एंड यूएई, ठीक है। Now citizens can now become drone pilots with any government issued identity and address proof as per new drone amendment rules 2023। तो जो नया ड्रोन अमेंडमेंट रूल्स 2023 है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी सिटीजन ड्रोन पायलट बन सकता है। और उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन ये है कि जो सिटीजन है उनके पास गवर्नमेंट द्वारा इशू एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड कॉटन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7th October, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए 7th October को वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया हैज क्रॉस्ड 100 मार्क इन द मेडल्स इन द ऑनगोइंग 19th एशियन गेम्स इन चाइना, ठीक है। ये पहली बार ऐसा है, मतलब ये हिस्ट्री में इनफैक्ट पहली बार है कि इंडिया ने 100 मार्क को टच किया, और कल इंडिया ने इस 100 मार्क को क्रॉस भी कर दिया एशियन गेम्स में मेडल्स की टैली में, ठीक है। On 7th October 2023, war has been started between Israel and Palestinian militants from the armed groups Hamas,
ठीक है। कल का मैं न्यूज़ देख रही थी, उसमें ऐसी वीडियोस आ रही थी कि कितनी बुरी तरीके से एयर स्ट्राइक हो रही है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दे वर लिटरली स्क्रीमिंग, दे आर लिटरली क्राइंग ऑन वीडियोस, ठीक है। और ये वॉर छिड़ चुकी है, और इजराइल और पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स जो हमस हैं, ठीक है, ये अगर हम देखें तो ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है, ठीक है। और अगर हम इन शॉर्ट बोले तो सेंट्रल एशिया में वॉर छिड़ चुकी है। कब छिड़ी है ये? 7 अक्टूबर 2023 को। और अभी हमने देखा था कि रशिया और यूक्रेन में भी वॉर छिड़ी हुई, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड जो है वो कितना ज्यादा इम्पैक्ट मतलब कितना ज्यादा अफेक्ट हुआ है। अब एक और ये वॉर छिड़ गई है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो दोस्तों, ये थी करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो है ये लिंक, ठीक है। ये हमारी टेलीग्राम के लिंक है, इस पे आप क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड करके, जो कि फ्री में है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।